हेलो एवरीवन और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। ये जर्नी शुरू होती है एक आम इंसान यानी इंडिविजुअल के बेसिक राइट से और आगे बढ़ती है एक पूरे देश यानी नेशन के कॉन्सेप्ट तक। पॉलिटिकल साइंस सुनने में शायद थोड़ा हैवी लगता हो, बट सच मानिए ये हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो चलिए बहुत ही आराम से और काम तरीके से समझते हैं इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। आज हम एग्जैक्टली 6 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पॉलिटिक्स से, उसके बाद फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को समझेंगे और आखिर में नेशनलिज्म और इंडिया के सेक्युलरिज्म मॉडल पर बात करेंगे। बस इन्हीं 6 पिलर्स को समझ लिया तो पॉलिटिकल थ्योरी आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। लेट्स बिगिन। Okay, let's dive into this with our very first topic, basic concepts of politics. आखिर पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या और किसी भी सोसाइटी के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? अक्सर जब हम पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ नेता, इलेक्शंस और डिबेट्स ही आते हैं, राइट? पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज लिटरली द बेडरॉक ऑफ हाउ अ सोसाइटी फंक्शंस। आसान शब्दों में कहें तो पॉलिटिक्स इस बात का प्रोसेस है कि समाज मिलकर कैसे फैसले लेता है। क्योंकि देखिए, हर इंसान की सोच अलग होती है। उन्हें एक साथ लाने और सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं एक ऐसे वर्ड पर जो हम सबको बहुत पसंद है, फ्रीडम यानी आजादी। लेकिन इसका ट्रू मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ वही करना है जो हमारा मन चाहे? लेट्स फाइंड आउट। पॉलिटिकल थ्योरी में फ्रीडम को बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का सीधा सा मतलब है बाहर की रोक-टोक ना होना, यानी आप पर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट या इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव लिबर्टी। इसका मतलब सिर्फ आपको फ्री छोड़ देना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना है जिससे आपको खुद को डेवलप करने का पूरा मौका मिले, जैसे अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिलना, ताकि आप अपनी लाइफ में अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। और आज़ादी की सच्ची कीमत क्या होती है, ये हम हिस्ट्री के महान लीडर से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अनजस्ट और भेदभाव वाले रूल्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी लाइफ के 27 साल जेल में बिताए। ट्रू फ्रीडम ईजिली नहीं मिलती। बहुत बार इसके लिए अनफेयर रूल्स के खिलाफ लंबी और मुश्किल स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसा कि मंडेला और आउंग सांग सू की ने किया। Let's move to our next pillar. हम इंडिविजुअल फ्रीडम से निकलकर अब पूरी सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्वालिटी यानी समानता की। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इसकी इक्वालिटी सिर्फ एक तरह की नहीं होती। इसके 3 मेन डिमेंशंस होते हैं। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जैसे हम सबको वोट देने का इक्वल राइट है। पर आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत गरीब है या उसके साथ समाज में भेदभाव होता है तो सिर्फ वोटिंग राइट का क्या फायदा? इसलिए हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए, जहां भेदभाव कम हो और सबको हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक चीजें मिलें। और तीसरा है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसका मतलब है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करना, ताकि सोसाइटी में गुस्सा और डिवीजन ना फैले। इसी क्वालिटी को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम रिजर्वेशन या स्पेशल पॉलिसीज भी कहते हैं, उसका यूज होता है। अगर हम न्यूट्रली इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सोसाइटी में सदियों से चल रही हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को ठीक करने की कोशिश करता है और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एक सहारा देता है। लेकिन इसके क्रिटिक्स का मानना है कि इक्वालिटी का मतलब तो सबको एक जैसा ट्रीट करना होता है। उनके अकॉर्डिंग इन कोटास की वजह से कभी-कभी आम क्वालिफाइड लोगों के साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ये एक बहुत ही डीप डिबेट है। अब जब हम सोसाइटी में राइट्स और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो चलिए अपने 4th टॉपिक पर चलते हैं, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। एक अच्छी सोसाइटी वही है जो अपने रिसोर्सेज को ठीक से बांटे और हर सिटीजन की रक्षा करे। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स व्हाई जस्टिस इज सो एब्सोल्युटली क्रूशियल। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक थी। हजारों लोगों की जान चली गई क्योंकि सेफ्टी रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुए थे। ये एक बहुत ही पेनफुल रिमाइंडर है कि हमें स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज और सोशल जस्टिस की जरूरत क्यों है। एक कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, गरीब और वल्नरेबल लोगों की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना भी सोसाइटी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक सिटीजन की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए ही हमें राइट्स मिलते हैं। राइट्स बेसिकली हमारे हक हैं जो हमें इज्जत के साथ जीने का मौका देते हैं। पॉलिटिकल राइट्स से हमें वोटिंग और लॉ के सामने इक्वालिटी मिलती है। सिविल लिबर्टीज हमें खुलकर बोलने की आज़ादी देती हैं। सोशो इकोनॉमिक राइट्स इंश्योर करते हैं कि फूड, शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी बेसिक नीड्स पूरी हों। और कल्चरल राइट्स से हम अपनी भाषा और कल्चर को बचा सकते हैं। ये सब मिलकर हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं।
जस्टिस को समझने के लिए फेमस फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि फेयरनेस लाने के लिए खुद को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे के पीछे इमेजिन करो। इसे आसान इंग्लिश में समझे तो सोचो आपको सोसाइटी के रूल्स बनाने हैं, बिना ये सोचे कि इसमें आपका क्या फायदा होगा। आपको नहीं पता कि आप अमीर पैदा होंगे या गरीब, पावरफुल होंगे या वीक। जब आपको अपनी फ्यूचर पोजीशन नहीं पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे रूल्स बनाएंगे जो सबके लिए फेयर होंगे, खासकर सबसे गरीब सेक्शन के लिए। है ना बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अब हम सोसाइटी के माइक्रो लेवल से थोड़ा मैक्रो लेवल पर जूम आउट करते हैं और बात करते हैं नेशनलिज्म की। आखिर क्या चीज है जो एक पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखती है? एक नेशन यानी देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये बेसिकली एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। इसका मतलब है जैसे एक स्पोर्ट्स टीम होती है, वैसे ही देश तब बनता है जब वहां के सिटीजन्स को लगता है कि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। वो सब एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिलते, फिर भी उनका एक शेयर्ड फ्यूचर और एक कॉमन हिस्ट्री होती है जो उन्हें इमोशनली जोड़ कर रखती है। तो आखिर एक नेशन बनता कैसे है? इसके 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला, शेयर्ड बिलीफ्स यानी लोगों के सपने और गोल्स एक जैसे हों। दूसरा, हिस्ट्री, हमारी पुरानी यादें और हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स। तीसरा है टेरिटरी, यानी अपनी जमीन या होमलैंड से प्यार। और चौथा है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, जैसे डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करना। नेशनलिज्म एक सोसाइटी के लिए ग्लू की तरह काम करता है जो सबको जोड़ता है। पर हिस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि जब नेशनलिज्म अग्रेसिव हो जाता है तो ये बॉर्डर्स और आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स भी पैदा कर सकता है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखने के लिए और अलग अलग कल्चर्स को शांति से साथ रखने के लिए हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे खूबसूरत टॉपिक पर, द इंडियन सेक्युलरिज्म मॉडल। एक डाइवर्स नेशन हार्मनी कैसे मेंटेन करता है? देखिए, एक सेक्युलर स्टेट का सिंपल सा गोल होता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। आसान शब्दों में, एक सेक्युलर स्टेट इंश्योर करता है कि किसी एक धर्म का दबाव ना हो, सभी कम्युनिटीज शांति से एक साथ मिलजुल कर रहें और स्टेट यानी सरकार किसी एक रिलीजन को दूसरे से ऊपर ना माने। अब यहाँ पर हमारा इंडियन मॉडल थोड़ा अलग और स्पेशल है। अगर हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म देखें तो वहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, सरकार और रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहते हैं, बिल्कुल हैंड्स ऑफ। लेकिन इंडियन मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा सेक्युलरिज्म सिर्फ दूर नहीं रहता, बल्कि जब ज़रूरत होती है तब स्टेप इन भी करता है। जैसे अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को खत्म करने के लिए इंडियन स्टेट ने लॉज बनाए, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म सोसाइटी को ठीक करने के लिए पॉजिटिव रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। और यही खासियत एक ट्रू डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है। हम सबकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, पर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक देश वही है जो इस पूरी डाइवर्सिटी को प्यार से एम्ब्रेस करे और सबको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में जोड़कर रखे। ये था आज का हमारा सफर पॉलिटिकल थ्योरी और उसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स अब एकदम इजीली क्लियर हो गए होंगे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो से please leave a beautiful comment in the comment box that gives us motivation to make more video, and your comment express your love how much video do you like. Thank you so much for joining me today.